नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। उज्जैन में महाकाल का भव्य कॉरिडोर यानी महाकाल लोक बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शुभारंभ करने वाले हैं। अद्भुत सौंदर्य से भरपूर इस लोक को भाजपा के शासनकाल में बनाया गया है। इसके लिए लगभग 793 करोड़ रुपए का खर्चा आया, जिसमें से 422 करोड़ से अधिक मध्य प्रदेश सरकार ने दिए हैं। केंद्र सरकार ने भी एक बड़ी राशि दी है। मार्च 2020 से फिर से सत्तासीन हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस प्रोजेक्ट पर तेजी से काम किया और अब इस लोक का पहला चरण पूरा हो चुका है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को करने वाले हैं। भाजपा ने इस आयोजन को 2023 के चुनाव की दृष्टि से प्लान किया है। भाजपा के लिए यह चुनावी संक्रांत का मौका है। इधर कांग्रेस में इस आयोजन से खलबली है। इस प्रोजेक्ट से भाजपा को लाभ होते देख कांग्रेस भी इसके निर्माण का श्रेय लेने के लिए आगे आई है। और कांग्रेस का कहना है कि महाकाल कॉरिडोर, जिसका नया नाम व महाकाल लोक है, उसके उद्घाटन में कमलनाथ के योगदान का उल्लेख होना चाहिए। कांग्रेस ने कमलनाथ के महाकाल मंदिर के लिए किए गए कामों को रेखांकित करने की मांग की है। तो इस प्रोजेक्ट से कितना चुनावी लाभ होगा, क्या कांग्रेस भी चुनाव में इस प्रोजेक्ट को बुलाने की तैयारी में है, और क्या इस प्रोजेक्ट के पीछे हो रही राजनीति का कारण है, ये जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पहले देखिए खास रिपोर्ट। महाकाल कॉरिडोर शिवराज सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान मार्च 2020 से ही लगातार प्रयास कर रहे हैं। बीच में कोरोना संकट के दौरान काम थोड़ा धीमा रहा, किंतु वर्ष 2021 में महाकाल कॉरिडोर पर जमकर काम हुआ और अब इस परियोजना का पहला चरण पूरा हो चुका है। विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा और भव्य महाकाल कॉरिडोर श्रद्धालुओं के लिए बनकर तैयार है। इसे महाकाल लोक नाम दिया गया है। मालवा में अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा चुकी भाजपा इस कॉरिडोर के माध्यम से महाकाल के भक्तों को प्रसन्न करना चाहती है। इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जा रहा है। स्वयं प्रधानमंत्री इसके उद्घाटन के लिए पधार रहे हैं। प्रधानमंत्री के आने से मालवा की विधानसभा सीटों पर भाजपा को फायदा होने की उम्मीद है। पूरे प्रदेश में भी भाजपा अपनी हिंदूवादी छवि को और मजबूत करने के लिए भव्य आयोजन कर रही है। महाकाल की नगरी के अलावा प्रदेश में अनेक जगह आयोजन किए गए हैं। इसे भाजपा की चुनावी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता हितेश वाजपेयी का कहना है कि महाकाल कॉरिडोर की परिकल्पना सबसे पहले शिवराज सरकार ने साल 2018 में की थी, लेकिन कमलनाथ सरकार ने इस प्रोजेक्ट में एक भी ईंट नहीं लगाई। यही कारण है कि कमलनाथ सरकार गिर गई। क्या कारण था कि कमलनाथ सरकार ने उस परियोजना में एक ईंट भी नहीं लगने दी, जबकि 15 महीने में वो चाहते तो उसका प्रथम चरण पूरा हो सकता था? क्या इसी के कारण श्री महाकालेश्वर जी के जो परिसर के निर्माण में उन्होंने कोताही बरती, उसको दरकिनार किया, उस संकल्प को किनार किया? क्या इसी वजह से उनकी सरकार अपयश और अवनति का शिकार तो नहीं हुई? सोचिए कमलनाथ जी। कांग्रेस भाजपा के इस विशाल आयोजन की काट ढूंढने की तैयारी में है। कांग्रेस शुरू से ही कहती आ रही है कि महाकाल कॉरिडोर का आइडिया कमलनाथ का है। कमलनाथ ने मुख्यमंत्री रहते हुए इस प्रोजेक्ट के लिए 300 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। कांग्रेस का कहना है कि भाजपा ने इस प्रोजेक्ट को लपक लिया और अब श्रेय लेने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस ने मांग की है कि महाकाल प्रोजेक्ट के उद्घाटन अवसर पर कमलनाथ के योगदान को रेखांकित किया जाना चाहिए। कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि कमलनाथ ने महाकाल प्रोजेक्ट के लिए जो बजट आवंटन किया वो सरकारी रिकॉर्ड में है। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार झूठा श्रेय ले रही है। गुप्ता ने सरकार से रिकॉर्ड जारी करने की मांग की है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 18 साल से है। 18 साल में कमलनाथ जी का जो कालखंड है उसको छोड़कर उसके पहले कभी बीजेपी ने महाकाल परिसर के बारे में विचार किया हो तो बता दें, उसके रिकॉर्ड रख दें। कमलनाथ जी ने जो काम किया, 300 करोड़ रुपया स्वीकृत किए, उन्होंने जो है 100 करोड़ रुपया जो है ओंकारेश्वर और की योजना के लिए दिए, वो तो रिकॉर्ड में है। सरकार रिकॉर्ड जारी कर दे। ये झूठे श्रेय लेना और दूसरों के कामों पे
अपनी पर्चियां चिपकाने का धंधा भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कर रही है। महाकाल कॉरिडोर की इवेंट को भाजपा ने आगामी चुनाव के मद्देनजर प्लान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन को भाजपा भुनाना चाहती है। एक तरह से ये 2023 की विधानसभा चुनाव का शंखनाद भी है। हिंदुत्व और विकास का मुद्दा बनाकर भाजपा अपना आधार मजबूत करना चाहती है। उधर कांग्रेस भी सॉफ्ट हिंदुत्व के सहारे है। मुख्यमंत्री रहते हुए कमलनाथ राम वनगमन पथ जैसे प्रोजेक्ट लेकर आए थे। अब सत्ता से बाहर हो चुकी कांग्रेस कमलनाथ की हिंदूवादी छवि गढ़ने की कोशिश कर रही है। महाकाल प्रोजेक्ट परियोजना में कमलनाथ की भूमिका को रेखांकित करने की मांग इसी रणनीति का हिस्सा है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। बहुत स्वागत है शर्मा जी आपका अनादि टीवी पर। नमस्कार। और आपकी मंद मंद मुस्कान बता रही है कि आपके पिटारे में बहुत सारे तीर हैं आज। तो सबसे पहले आप ही के पास कि कांग्रेस के तमाम सारे नेता या कांग्रेस पार्टी हम देखते थे कई बार कहती थी जब राम मंदिर की बात होती थी तो कहते थे मंदिर क्यों बनाया जाए, या अस्पताल बना दिया जाए, या सर्वधर्म संभाव का एक केंद्र बना दिया जाए। और अब देश की राजनीति पिछले 8 साल में 360 डिग्री टर्न हो चुकी है। अब वो कांग्रेस भी कह रही कि कॉरिडोर हमने शुरू कराया था, हमारा ही आइडिया था, हमने ही पैसे दिए थे। ये वही कांग्रेस है जिसने कहा था हम राम वन पथ गमन बनाएंगे, इसके लिए बाकायदा यात्रा निकली थी। ये वही कांग्रेस है जिसने ढोल मंजीरे बंटवाए थे विधायकों के जरिए भजन मंडलियों को, और अब इसका क्रेडिट लेने की बात हो रही है। तो आपको लग रहा है कि वाकई कांग्रेस का ये प्लान था और कांग्रेस इसको लेकर इतनी गंभीर थी? लेकिन धार्मिक मामलों की क्रेडिट लेने की बात क्यों करना चाहिए? जब अपने बनारस में काशी मंदिर की जो कॉरिडोर बना, और उस कॉरिडोर के बारे में कब कहा कि हमने बनवाया है और हमें आप इसका श्रेय दीजिए? कब ये कहा कि राम मंदिर का इतना बड़ा मामला हुआ है? कभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान देखा आपने क्या? वो तो वहां का जो ट्रस्ट है वो मंदिर बनवा रहा है। सरकार का जो काम था वो सरकार कर रही है, न्यायालय का काम था, न्यायालय ने जो आदेश दिया उसका सरकार ने भूमिका अदा की, बाकी का काम ये कर रहे हैं। इसी प्रकार से कभी मध्य प्रदेश की किसी भी सरकार के प्रतिनिधि ने या भारतीय जनता पार्टी ने ये कहा कि हमने ये सब बना दिया। लोकार्पण है, लोक जनता को सौंप दिया जाता है। और पहले नहीं हुआ हो ऐसा नहीं है कि महाकाल का परिसर जो है, पहले आपको भी याद है, मुझे भी याद है कि जब हम जाते थे दर्शन करने के लिए तो एक जीने से नीचे उतरना पड़ता था, और फिर उसके बाद जो है वो गर्भगृह अलग हो गया और नंदी बाबा वाला स्थान अलग हो गया। ये हम सबको मालूम है, हम सबने देखा है। तो ये सब विस्तार होते रहे हैं। लेकिन ये एक चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है समझने वाली, वो ये है कि आप जो है हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति की आस्था वाला डीएनए किसका है? कांग्रेस पार्टी का है या भारतीय जनता पार्टी का है? ये मुख्य समझने वाली बात है। अब आप बताइए कि यदि कांग्रेस की सरकार लंबे समय से हिंदुत्व का थोड़ा बहुत भी संरक्षण करती तो ये शोर मचा के थोड़ी कहना पड़ता कि सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार नहीं बनाने देंगे। और लोगों ने तानाशाही कर करके ये कहा है कि सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार नहीं बनने देंगे। आप सारे दल इकट्ठे होते थे कि भाजपा सरकार में नहीं आ जाए क्योंकि ये सांप्रदायिक शक्ति है। सांप्रदायिक शक्ति मतलब हिंदू सांप्रदायिक है। जिस देश का हिंदू सांप्रदायिक हो गया फिर बचेगा क्या? वो यदि सांप्रदायिक होता तो कौन रह सकता था? आप देखिए, मैं सुबह एक चीज पढ़ रहा था मनोज जी, कि संघ प्रमुख का बयान आया था मोहन भागवत जी का। आप उसको गौर से देखिए। पूर्वोत्तर के अंदर मिशनरीज का प्रभाव ज्यादा बढ़ा, संख्या हिंदुत्व की कम हुई, नक्सलवाद आतंकवाद पैदा हो गया, और लोगों के साथ समझौता करके हमने बड़ी मुश्किल, देश ने जो है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा वालों ने जोड़ा या कांग्रेस वालों ने जोड़ा, लेकिन वो पूरा का पूरा हमारा पूर्वोत्तर कटने की स्थिति में था। बमुश्किल उसको वापस जोड़ा गया, क्योंकि पूर्वोत्तर दूर, हम तो झारखंड की खबरें भी आई हैं कि जब स्कूलों में हमने देखा कि किस प्रकार से प्रार्थना बदल दी गई। धीरे धीरे वहीं आता हूँ, मैं वही कहना चाहता हूँ। आप जम्मू और कश्मीर में देख लीजिए, वहां मुसलमान ज्यादा था, परिस्थितियां हमारे सामने है कि जो है कश्मीरी ब्राह्मणों को वहां से जगह छोड़ करके भागना पड़ा। आप देख लीजिए हरियाणा का मेवात, जिसके अंदर आप एक मंदिर नहीं है उस एरिया के अंदर, जो जहाँ क्षेत्रफल बड़ा है,
वहां जो है आपका एक हिंदू मंदिर नहीं बचा। लोगों को कैराना का मामला देख लीजिए, गांव की पॉपुलेशन बढ़ी। मैं बड़े क्षेत्र, फिर एक छोटे क्षेत्र और गांव, इन परिस्थितियों को आपके सामने ला रहा हूं। झारखंड का आप उल्लेख कर रहे हैं, आप अन्य क्षेत्रों में नजर मार करके देख लीजिए, वहां ये हो रहा। आप बिहार के अंदर देख लीजिए, जुम्मे की छुट्टी शुरू कर दी लोगों ने। किसने आदेश जारी किए नहीं मालूम, लेकिन चूंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है इसलिए संडे की छुट्टी को जुम्मे की छुट्टी कर दी। ये परिस्थितियां हमारे सामने हैं। ये किसने बनाई ये परिस्थितियां? यदि देश में बराबर का संतुलन होता, ये परिस्थितियां कैसे बनती? आज जो है स्थिति क्या है? आप कोई एक आरोप बता दीजिए कि किसी समुदाय के साथ जो है वर्तमान सरकार के समय किसी भी उसके साथ भेदभाव हो रहा हो तो। और यदि मान लो लेकिन जो आप कह रहे हैं ना, दिक्कत तो यही है ना कि जो मोहन भागवत का बयान है उसका तो कांग्रेस विरोध करती है, लेकिन जो आप कह रहे हैं मंदिर का क्रेडिट, उसका क्रेडिट उनको लेना है। मैं एक लाइन पहले मेरी वाली बोलूंगा। पहले मेरा कहना यह है कि यदि मान लो ऐसा ही विरोध होता और जैसे सांप्रदायिक शक्तियों की सरकार नहीं बनने देने जैसी वाली स्थिति होती, तो क्या राष्ट्र ऋषि और राष्ट्रपिता जैसी उपाधि मिलती? ऐसा संबोधन मिलता? उपाधि नहीं कहूंगा मैं, संबोधन कहूंगा। ऐसा संबोधन मिलता किसी मस्जिद के इमाम से? कैसे मिल गया? इसका मतलब यह है कि इस देश में समन्वय की बात चल रही है, और अब इस समन्वय जैसी पॉलिटिक्स जहां चल रही है, देश के अंदर एकता का वातावरण बन रहा है। चंद लोगों को छोड़ दीजिए, दुकानें बंद हो गई जिनकी, बाकी का देश जो है वो ये महसूस कर रहा है कि सरकार में सभी लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिल रहे हैं, सभी को उज्ज्वला मिल रही है। ये भाजपा की भाषा हो जाएगी, इसलिए मैं इस पर ज्यादा नहीं जाना चाहता। लेकिन भेदभाव का एक भी आरोप नहीं लग रहा, कोई कांग्रेस और अदर समाजवादी भी नहीं लगा रहे कि केंद्र की सरकार या राज्यों की वो सरकार जो भाजपा शासित है वो समुदायों के हिसाब से भेदभाव कर रही है। आप जो एकता का मामला आ रहा है, काय का एकता का मामला आ रहा है? एक भारत जोड़ो यात्रा काय के लिए चल रही है? क्योंकि दबा कुचला इस देश का हिंदू खड़ा हो गया, और जब वो खड़ा हो गया तब कहते हैं कि जोड़ो जोड़। अरे भाई, पहले बेचारा दबा कुचला था, उसको समान रूप से खड़ा करके दोनों भाई गले मिल रहे हैं। आपको क्या दिक्कत हो रही? क्या जोड़ने तोड़ने की बात हो रही है? ये सबसे बड़ी बात है। और जिनका डीएनए हिंदू विरोधी है वो कैसे कह सकते हैं कि हमारा भी उल्लेख करिए? मैं बहुत साफ शब्दों में कह रहा हूं, आरोप की भावना से दूर हट करके, कि जिनके डीएनए में, आप बताइए 10 साल तक जो है सोनिया गांधी जी की रिमोट सरकार थी, कितने कानून ऐसे बने जो हिंदू समाज के लिए जो है नुकसानदायक है? मैंने कल एक चैनल पर चर्चा करते हुए कहा था, क्या लिव इन भारत की संस्कृति का हिस्सा है? कानून किसने बनाया? न्यायालय ने छूट कैसे दे दी? क्या इस देश के अंदर लिव इन का प्रावधान था? हमारे यहाँ इसको जो है सबसे घृणित कार्य माना जाता है, लेकिन उस घृणित कार्य को कानूनी जामा पहना दिया। आज हमारे यहाँ गोत्र का बड़ा मायने रखता है। इसकी सरकार के समय गोत्र में विवाह करने के लिए पाबंदी हटने वाली जैसी बातें की गई, जिसका विरोध हुआ तो लोग पीछे हटे। किसने कहा ये सब? किसने ऐसे कानून बनाए जिन कानूनों के अंतर्गत जो है हमारी संस्कृति के जो मूल तत्व? तो मतलब आप जो कहना चाह रहे हैं कि जो हम बार बार आरोप लगते रहे हैं कि ये जो चुनावी हिंदुत्व है, कि चुनाव के समय जाग जाता है और उसके बाद वो जग जाता है। मनोज जी, मैं आऊँगा शर्मा जी आपका दोबारा। तो ब्रजेश जी, जो कुछ शर्मा जी भी कह रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि लगातार, कि अगर हम काशी विश्वनाथ की बात करें या उसके पहले हम बात करें कि जो 4 धाम की यात्रा है पूर्वोत्तर, माफ़ कीजिए उत्तर की, कि हमने देखते हैं कि जो केदारनाथ मंदिर में जो कुछ हुआ, इसके बाद जिस प्रकार से पुनर्निर्माण हुआ, बरसों बरस हम देख रहे हैं कि वहाँ पे हम 6-8 महीने योग यात्रा कर पाते हैं कठिन परिस्थितियों में, तो 12 महीने जोड़ने वाली रोडें वहाँ बन रही हैं। इसी सरकार की देन है। वहाँ शंकराचार्य की भव्य एक समाधि स्थल बनाया गया। फिर हमने काशी विश्वनाथ का मंदिर देखा है, अब हम महाकाल मंदिर देख रहे हैं। तो एक सिलसिलेवार जो हिंदुओं के आराध्य स्थल हैं, जिनकी ठीक ठाक देखभाल की ज़रूरत थी, उनके पुनरुद्धार की ज़रूरत थी, पुनर्निर्माण की ज़रूरत थी, वो सब किया जा रहा है। क्योंकि एक श्रद्धालु जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता है, आता है, हज़ारों किलोमीटर की यात्रा करता है, तो उसको क्यों ना सुविधा मिले। और जब सुविधा मिल रही है तो किसी भी सरकार ने दी हो तो उसमें क्रेडिट क्यों लेना है? क्योंकि ये तो सरकारों का दायित्व है, काम है उनका। निश्चित तौर पर मनोज जी, कि जो सरकारों का सारा दायित्व होता है कि उसकी जो जनता की सुविधाओं को, यदि बड़ी संख्या में धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो उनको सुविधा देने का काम सरकार का, परिवहन की व्यवस्था कराने का सरकार का काम है। वहाँ पे उनको उचित रहने की व्यवस्था हो, वहाँ उनको खान पान की व्यवस्था हो, वो वहाँ भ्रमण कर सकें, दर्शनीय स्थलों पर आसानी से जा सकें। ये किसकी जिम्मेदारी? निश्चित तौर पर सरकार की जिम्मेदारी। क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी इसलिए कि जब वहाँ पर कोई दुर्घटना हो जाती है तो भी तो आप सरकार को जिम्मेदार ठहराते हो कि व्यवस्थाएं आपकी दुरुस्त नहीं है। तो जब व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के ही लिए तो ये सब किया जा रहा है, और जब सरकार ही तो करा रही है, वो कहीं यहाँ भी भेदभाव नहीं कर रही, वो हज भी भेजने में आपको सब्सिडी दे रही है,
वो अजमेर भेजने में भी आपको सब्सिडी दे रही है, और यात्रा जो मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन में सारे धर्मों का वो भी शामिल है। तो देखिए ये सरकार के दायित्व का ही एक हिस्सा है। श्रेय लेने की बात जहां तक है मनोज जी, कि श्रेय तो राजनीतिक दल हर उस चीज का लेते हैं जिससे उनके वोट में इजाफा हो, वो जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। यदि कहीं पे दुर्घटना होती है तो कभी आपने कहा कि हमारी जिम्मेदारी है। हमने तो वो भी देखा है भारतीय राजनीति में, एक रेल दुर्घटना होती थी तो इस्तीफा दे देते थे, हवाई दुर्घटना होती थी तो इस्तीफा दे देते। आज की तारीख में नेता बचते हैं, जिम्मेदारी नहीं लेते हैं। श्रेय लेने के लिए तो होड़ लगी हुई है मनोज जी, कि आपने योजना बनाई है, जीएसटी लागू हो गया है, तो तब आप कहते थे साहब हमने तो ये योजना हमारी थी, लागू उनने कर दिया, तो वो श्रेय लेते हैं। तो आपको तकलीफ होती है, गलत तरीके से आपने कर लिया। सब्सिडी की बात हुई तो श्रेय आप लेते हैं, आधार कार्ड की बात होती है तो श्रेय आप। सरकार का काम निरंतर चलने वाला है, और जिसके श्रेय लेने की बात कांग्रेस कर रही है, कांग्रेस कब आई मनोज जी? 2018 के बाद आई। इससे पहले 2003 से पहले कांग्रेस थी, तो आपने कर लिया होता। 2017 से शुरू हुआ था। हाल ही में जो उसके आर्किटेक्ट है कृष्ण मुरारी शर्मा, उन्होंने कहा है कि काम तो 2017 में शुरू हो गया था, वो श्रेय क्यों ना ले? 2017 में बिल्कुल। जब क्यों श्रेय ना लें? 793 करोड़ की योजना है, मध्य प्रदेश सरकार आधी राशि दे रही 422, और शेष राशि केंद्र सरकार दे रही। तो जब काम किया है, चाहे वो सोमनाथ में काम किया हो, चाहे काशी में काम किया हो, तो इससे पहले क्यों काम नहीं किया? आप कर लेते। आप तो सर्वाधिक राज करा ना, आपने तो देश पर राज किया, आपने मध्य प्रदेश में राज किया। 2003 से पहले तो आपकी सरकार थी ना, रामपथ गमन भी बन जाना चाहिए था। 2018 में क्यों याद आई आप? क्योंकि 2018 के बाद उस वोट बैंक पे आपकी नजर है। वो वोट आपको वैसे ही मिल रहे थे, तो क्यों काम कर रहे थे? जब आपको लगा कि इस वजह से वोट चला गया आपका, ये काम कर लेंगे, गौशाला बना लेंगे, गायें सड़क पर नहीं बैठनी चाहिए, रामपथ गमन बना लेंगे, तो शायद हमारे खाते में भी आ जाए। जो एक हिंदुत्व के नाम पे जो हिंदू एक हो गए हैं, उनको आप हासिल करने के लिए ये श्रेय ले रहे हैं। इससे पहले तो वही राम मंदिर पर आप सवाल उठाते थे, राम सेतु पर सवाल उठाते थे, लेकिन आज क्या कहते हैं आप कि देखिए साहब, ताला तो राजीव गांधी ने खुलवाया था, चंदा तो हम भी दे रहे हैं। तो ये सिर्फ इसलिए कि एक वर्ग ये ना कहे कि आप तुष्टीकरण की राजनीति करते हो, और आपको इस वर्ग का जो समर्थन नहीं मिल रहा है वो हासिल करने के लिए, इसलिए श्रेय की होड़ चल रही है। कागजों में आपने कर दिया, कागजों में तो आप ओबीसी को भी 27% दे गए थे, कागजों में तो आपने दलितों को भी लिए, बहुत कुछ दे दिया था। लेकिन जब वो दलितों के साथ अत्याचार हुए आपके दलित एजेंडे से, तब आपने उसकी जिम्मेदारी क्यों नहीं ली कि हमारी वजह से हो गया? तो जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए राजनीतिक दलों को। श्रेय तो सभी लेते हैं मनोज जी, और श्रेय की होड़ इसी वजह से। लेकिन जिसने काम किया है, जिसने राशि दी है, यदि वो श्रेय ले रहे हैं, और वो जो शर्मा जी कह रहे थे वो तो श्रेय भी नहीं ले रहे। जो जनता कुछ समझदार है ना, उनको मालूम है कि कौन कर रहा है। वो तो सिर्फ एक काम कर रहे हैं, लोकार्पण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी जनता को बता रहे हैं, मंदिरों में जाइए आप, वहाँ दीपक जलेंगे। तो आस्था में भी आप, जब आस्था आपकी जागृत होगी, भगवान के प्रति प्रेम जागृत होगा, तो मुझे लगता है कि समाज में भी सुधार आएगा, बाकी चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी। तो शर्मा जी, एक और चीज़ हम देख रहे हैं कि आज मुख्यमंत्री की अपील पर कई सारे मंत्रियों ने, तमाम लोगों ने डीपी बदल दी। हमने वो दौर भी देखा था कुछ महीने पहले कि जब कमलनाथ ने और बाकी लोगों ने डीपी बदली तो, और खुद को हनुमान भक्त बता रहे थे, और अचानक से वो शिव भक्त हो गए हैं। तो क्या उम्मीद की जाना चाहिए कि अगर उनको क्रेडिट लेना है वाकई, तो वो भी उस डीपी का उपयोग कर लें, वो भी बता दें कि भाई हम भी महाकाल के भक्त हैं, खुद की डीपी पे ही लिख दें वो कि तारीख के साथ उस आदेश को, कि इस तारीख को हमने कॉरिडोर के लिए इतना पैसा दिया था, ये उसके आदेश की कॉपी है, ये पहली ईंट फला तारीख को रखी थी हमारे शासनकाल में, उसकी एक डीपी लगा लें वो कम से कम। तो ये एक मैसेज चला जाए कि भैया ठीक है, भाजपा आपको क्रेडिट नहीं दे रही है, तो आपने जो किया है वो आप अपनी लोगों को बता दें, जनता को। और ये वही कमलनाथ है जिनके शासनकाल में छिपरा में कितनी गंदगी हुई थी, कलेक्टर और एसपी को हटाना पड़ा था, जो भूतली अमावस पे स्नान का पानी साफ नहीं दे पाए थे। देखिए मनोज जी, ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि आपके काम से, आपकी एक्टिविटीज से, आपकी गतिविधियों से ये समझ में आना चाहिए कि आप जो है, आपकी मानसिकता क्या है, आपका ध्येय क्या है, आपकी जो एक प्रकार से आस्था क्या है, ये बातें आपकी एक्टिविटी से समझना चाहिए। मैंने एक बार एक वाक्य बोला था, वो बड़ा गंभीर था, मैं आज भी उसको जब रिपीट करता हूं तो मुझे मन में ये होता है कि नहीं, हम भी समझदारी की बातें करते हैं। तो हमने ये कहा था कि शिवराज जी ने जब से काम संभाला है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री निवास को आम आदमी का मुख्यमंत्री निवास बनाने का काम किया। बिल्कुल। उसके बाद उन्होंने अपने धार्मिक त्योहारों को इस प्रकार से मनाने की कोशिश की कि अपने घर में कोई धार्मिक त्योहार मना रहा, उन्होंने कोई आडंबर नहीं किया, कोई ड्रामा नहीं किया, कोई इवेंट नहीं किया। वो बाकायदा दुर्गा जी लेने जाते हैं, बाकायदा गणेश जी लेने जाते हैं, बाकायदा होली के दिन, दिवाली के दिन जो है वो सिक्का और वो लेने जाते हैं, गोवर्धन पूजा करते हैं। हाँ, सब मतलब कुल मिलाकर के हम सारी बातें इस जोड़ में जाएं
तो एक आइकॉन होता है, वो आइकॉन अपना संदेश देता है। और यहां शिवराज जी निरंतर हिंदुत्व का संदेश देते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा कि वो विदेश गए तो वहां जाकर के उन्होंने और एक मंदिर में पूजा करने चले गए बांग्लादेश में। होता यह था कि वहां जो है इस प्रकार का विरोध होता था, वहां चले गए, दुबई गए, वहां जाकर के उन्होंने एक मंदिर के लिए जगह ले ली, वो मंदिर बन करके तैयार हो गया। यदि मान लो जापान के प्रधानमंत्री जी आए तो उनको गंगा आरती में लेकर के चले गए। तो जो एक संदेश है, उन्होंने कोई एजेंडा फिक्स नहीं किया, लेकिन जनता के बीच में संदेश देना शुरू किया। शिवराज जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से हिंदी का विश्वविद्यालय खोला। उसके बाद सांची के अंदर गए और वहां जाकर के उन्होंने एक विश्वविद्यालय खोला। उस विश्वविद्यालय के अंदर जो है बौद्ध समाज के लोग आते हैं और सारी जो उन्होंने जो है गो अभ्यारण्य शुरू किया। तो ये धीरे धीरे क्या है, ये है कि हमें किसी का विरोध नहीं करना। वो शहर काजी के यहाँ भी जाते हैं और वो जो है गुरुद्वारे के व्यक्ति के पास भी जाते हैं और वो जो है मंदिरों में भी जाते हैं। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि जो है मैं केवल हिंदुत्व की लाइन लेकर के चलता हूं, लेकिन उन्होंने साथ ही साथ ये कहा कि मैं हिंदू हूं, इसलिए मेरा जीवन तरीका ये है, और उस जीवन तरीके को उन्होंने समझाया। मेरा कहने का इसके पीछे शुद्ध आशय ये है कि आपको श्रेय मांगने की जरूरत क्या है, आप अपनी एक्टिविटीज से बताइए ना, आप अपनी गतिविधियों से लोगों में सबसे बड़ी बात कि मैं क्या करना चाहता हूं। आपको याद है जब मैं चोटी रखी मैंने तो लोगों ने टिप्पणियां करना चालू करी, पत्रकार को चोटी से क्या लेना देना। लोगों इसका तात्पर्य ये नहीं है कि हम किसी के विरोधी हैं, आप किसी के विरोधी हैं। आप अपना काम करिए, सामने वाला आप अपना काम करे, वो हमारा मित्र बने, हम उसका मित्र बने। इस मानसिकता से ही इस देश का भला होना है और इसी मानसिकता का परिचय दिया अनेकों आलोचनाओं के बाद। मैंने मेरा कॉलम लिखा तो लिखा कि मोहन भागवत जी यदि जाएंगे तो सवाल तो उठेंगे, सवाल उठे हैं, उसके बावजूद भी उनके उत्तर मिले हैं कि हम जो है इस देश में, क्योंकि उनने ये कहा कि इसका डीएनए जो है वो सबका एक है, हम सब एक ही जो है। एक डिबेट में मैं देख रहा था, एक बालक ने खड़े होकर के कहा कि साहब मैं अपने पिताजी का नाम बता रहा हूं, दादाजी का नाम बता रहा हूं, परदादाजी का नाम बता रहा हूं, आप बताइए। बताइए। तो ये जो परिस्थितियां हैं मनोज जी, इन परिस्थितियों को समझना और शालीनता से समझाना, ये वर्तमान में हो रहा है, इसको हमें समझना पड़ेगा। और फिर एक बात और मैं कह रहा हूं जी, श्रेय मांगने से कुछ नहीं मिलता। आप जो है चिट्ठियां लेके घूमते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका डीएनए क्या है? आपका डीएनए है कि यदि सोमनाथ के मंदिर का पुनरुद्धार जीर्णोद्धार होना था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसका समर्थन नहीं किया, वो तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का दबाव था, सरदार राष्ट्रपति थे, बिल्कुल, नहीं तो वो शायद इस रूप में शायद नहीं देख पाते हुआ था। इसलिए जो है आपका डीएनए हिंदुत्व संरक्षण का नहीं है। आपने जो मैं फिर उन मुद्दों पर लंबा नहीं बोलना चाहता। ब्रजेश जी बिल्कुल डीएनए नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ही कि फिर आपको रोका भी किसी ने नहीं है ना, अगर आपको लगता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पिछले दिनों हमने देखा एक भंडारे का आयोजन हुआ पीसीसी में, हमने देखा है कि वहाँ पे देवी जी की स्थापना हो रही है, गणेश जी बैठ रहे हैं, तो 11 तारीख को एक बड़ा आयोजन आप भी कर लीजिए। हमने देखा कि उसी पीसीसी पर राम भगवान के पोस्टर भी देखे हमने, हनुमान चालीसा कराते देखा, और ये कहा गया कि आप ब्लॉक स्तर तक करेंगे और उसके फ़ोटो पीसीसी भेजेंगे। तो 11 तारीख के लिए आप कह दीजिए कि भैया ठीक है, शाम को प्रधानमंत्री कर रहे हैं, आप सुबह का आयोजन कर लीजिए, आप अपनी दिवाली जैसा एक आयोजन कर लीजिए, एक दिए आप भी लगा लीजिए और आप कहिए कि हमें हिंदू, हमने ये किया है, आप क्रेडिट ले लीजिए, आपको किसने मना किया है। लेकिन उनको डर है ना मनोज जी, यदि ऐसा करेंगे तो वो भी श्रेय ले जाएंगे, ताली थाली बजाने कहेंगे तो विरोध करना ही है उनको। यदि आरती करने की बात करेंगे तो वो ये जताने के लिए बाद में जाएंगे मंदिर कि देखिए हमारी भी आस्था है, लेकिन हम उनके कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। जबकि धर्म की बात अलग है, यदि कोई अच्छा काम हो रहा है मध्य प्रदेश में, यदि लोकार्पण हो रहा है और जीर्णोद्धार हुआ है, यदि विकास हुआ है तो उसकी तारीफ, यदि हाँ श्रेय ले रहे हो आप तो आप उसमें शामिल हो जाइए ना, हमने भी साथ में हैं आपके। लेकिन क्यों नहीं? क्योंकि सियासत है मनोज जी। जो शर्मा जी अभी कह रहे थे कि मुख्यमंत्री निवास अब आम लोगों के लिए वहाँ ऐसा लगता है कि तीज त्योहार हो रहे हैं तो सब हो रहा है, लेकिन इससे पहले तो वहाँ पे रोजा इफ्तार की खबरें आती थी। केवल एक बात ब्रजेश जी प्लीज, आपकी अनुमति से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी इतना साहस दिखाइए ना कि जब शिवराज जी आपके शपथ ग्रहण समारोह में मंच पर जाकर के बैठ गए थे आपके पड़ोस में, आप भी प्रधानमंत्री जी के साथ मंच पर जाकर के बैठ जाइए, साहब मैं तो आ रहा हूँ, कौन रोकने वाला है आपको? आप तो बहुत लोकप्रिय व्यक्ति हो ना, जाइए ना उज्जैन आप उस दिन।
बिल्कुल जी ब्रजेश जी। तो ये भी सही सुझाव है शर्मा जी का। जाइए, कौन रोक रहा है भैया, मैं भी आरती करने आया हूँ, मैं भी अच्छा काम हो रहा है तो जाएं कांग्रेसी वहाँ पे स्वागत करें कि हाँ अच्छा काम हुआ है, और इसकी शुरुआत वहाँ कहें कि भाई, तब एक मैसेज दें लोगों को, हाँ देखिए हम भी इसके काम में भागीदार थे, या हम भी ये करना चाहते थे, भले ही ना कर पाए। लेकिन कोरी सियासत कि सिर्फ लोगों को ये बताने के लिए इनने नहीं किया, हम करना चाह रहे थे, हमारी योजना थी और इन्होंने उसको अमली जामा पहना दिया ताकि ये बताने की कोशिश के हमारी रणनीति थी, हम इसकी शुरुआत कर रहे थे, श्रेय तो ये ले गए, नहीं तो इन्होंने क्यों नहीं किया। तो ये जो श्रेय की बात है मनोज जी, उसके पीछे ही वो मकसद है कि जो साफ हिंदुत्व की तरफ चल रही है कांग्रेस, उसके पीछे 2023 के जो चुनाव हैं, तो आपको महाकाल के चंदन लगाए हुए, महाकाल की आरती करते हुए कमलनाथ जी के फोटो आप देखिए वायरल हो जाते हैं। इससे पहले हुए हैं क्या? इससे पहले वो हनुमान चालीसा में हनुमान आरती करते हुए, हनुमान चालीसा के पाठ कराते हुए और खुद को हनुमान भक्त बताते हुए उनके ट्वीट होते हैं। तो ये पहले भी कर सकते थे ना, पहले क्यों नहीं हुआ? 2018 से पहले कहाँ थे आप? तब भक्त नहीं थे, अचानक ये भक्ति जाग गई क्या? और तो सवाल फिर ये भी है है कि 2018 ठीक है, 2023 के बाद, दिसंबर के बाद जब नतीजे आएंगे तब कहाँ होंगे, फिर इस पर भी हम फिर एक बार चर्चा करेंगे। तब ये भक्ति बरकरार रहती है कि नहीं रहती? समय इजाजत नहीं दे रहा, इसलिए चर्चा को ही विराम देना होगा। तो निश्चित तौर पर क्रेडिट लेने की होड़ तो मची, लेकिन काम किसने किया वो सामने दिख रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जब बुरहानपुर के रास्ते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश में घुसेगी, तब क्या वो रास्ते में ओंकारेश्वर जाएंगे? क्या वो उज्जैन से जब गुजरेंगे तब वो महाकाल बाबा के परिसर में शीश नवाने जाएंगे? और क्या उस समय कमलनाथ उनके साथ होंगे और उनका क्या रिएक्शन होगा, इस पर भी हमारी नज़र होगी। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए आनंद टीवी। नमस्कार।